नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जिससे कि आपको यह सब आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाग हैं, लेकिन अगर संख्या के आधार पर देखें मतलब गिनती करें तो हमको 25 भाग मिलेंगे। जैसे कि 4 का बढ़ गया, फिर उसके बाद 9 का, 9 का और 14 का, ये बढ़ गए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये 4 बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन 22 मैंने बताया तो 22 4 26 हो जाएगा। लेकिन जो भाग 7 है ना तो उसको हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, जिस कारण से 26 की जगह गिनने के आधार पर कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर 25 होता है तो सही जवाब वही होगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाग 1 की। इसमें वर्णन है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की और इसमें अनुच्छेद आता है 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे याद करना है। फिलहाल ये देखते हैं कि किस भाग में किस चीज़ का वर्णन है। तो एक की बात हो रही है, आपको पता है कि भारत का संविधान है, तो सबसे पहले यही बात होगी कि भारत की भूमि कितनी है या फिर भारत में कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि हमेशा होता है, चाहे वह अनुच्छेद की बात हो या फिर अनुसूची की बात हो। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो एक ही चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और कहीं कहीं लिखा होता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो एक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान की बात हो रही है तो भारत की ही संपत्ति और जमीन की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं भाग 2 की। इसमें वर्णन है नागरिकता का और अनुच्छेद आता है 5 से लेकर 11 तक। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि पिक में कि जो नाग है कैसे दिख रहा है, दो की तरह दिख रहा है ना। जो नाग है दो की तरह दिख रहा है, तो दो से आपको याद आ जाएगा भाग 2 और नाग से नागरिकता। तो याद रखिएगा भाग 2 में किस चीज़ का वर्णन है, नागरिकता का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 3 की। इसमें वर्णन है मौलिक अधिकार का। तो यहाँ पर अधिकार को याद करने के लिए कर लेते हैं अधियार। ठीक है, अधिकार अधियार मतलब अंधेरे की बात हो रही है, और अंधेरे में जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को डर लगता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अंधेरे में कोई अगर अकेले जाए कहीं तो वह थर थर कांपता है। तो थर थर से आपको 3 याद आ जाएगा, थर थर 3। तो याद रखिएगा कि भाग 3 में यानी 3 में किस चीज़ का वर्णन है, मौलिक अधिकार का। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद आते हैं 12 से लेकर 35 तक। इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर मौलिक अधिकार में शब्द लिखा हुआ है आंधी और कार। यानी आंधी और कार मतलब आंधी में कार क्या हो रही है, उड़ रही है। तो अगर आंधी में कार उड़ेगी तो जाहिर सी बात है कैसे रुकेगी, किसी न किसी ट्री से टकरा के। अगर कोई बहुत बड़ा विशाल पेड़ है तो उसी से टकरा कर ही कार रुक सकती है, क्योंकि आंधी में उड़ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पता ही है कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 4 की। इसमें वर्णन है नीति निदेशक तत्व का, और इसमें अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। मैंने आपको बताया था कि नाती चढ़े छाती से याद कर सकते हैं, नाती फॉर नीति निदेशक तत्व और छाती फॉर 36, यानी अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्व की परिभाषा का वर्णन है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होता है, नीति निदेशक तत्व वाला 36 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर भाग याद करना है 4, तो नीति को कर लेते हैं नीति, यानी नींद की बात हो रही है, और 4 को कर लेते हैं चोर। तो आपको पता है ज़्यादातर चोर घर में कब घुसते हैं, जब सभी लोग नींद में होते हैं यानी सो जाते हैं। तो नींद फॉर नीति यानी नीति निदेशक तत्व, और चोर फॉर 4। तो याद रखिएगा भाग 4 में किस चीज़ का वर्णन है, नीति निदेशक तत्व का वर्णन है। ठीक है, और जो नीति निदेशक तत्व है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और जो मौलिक अधिकार था उसको लिया गया था अमेरिका के संविधान से। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं भाग 4 का की। इसमें वर्णन है मूल कर्तव्य का, और इसके अंतर्गत एकमात्र अनुच्छेद आता है वह है 51 का। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो कि मूल कर्तव्य है वो लिया गया था रूस के संविधान से। ठीक है, और इसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। यानी 42वां संविधान संशोधन किया गया था मूल कर्तव्य से संबंधित। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 का की बात हो रही है। ठीक है, भाग 4 का की बात हो रही है, उसमें वर्णन है मूल कर्तव्य का। तो इससे पहले जब 4 याद किया
किया हम लोगों ने भाग 4, तो उसमें मैंने आपको बताया कि चोर कब घुसते हैं, जब ज़्यादातर लोग नींद में होते हैं। तो जाहिर सी बात है चोर को पकड़ने का कर्तव्य किसका होता है, पुलिस का। ठीक है, यानी चोर अगर चोरी करके चला गया, लोग नींद में हैं, तो चोर को पकड़ने का कर्तव्य किसका होता है, पुलिस का। तो कर्तव्य से मूल कर्तव्य, और चोर को बोला मैंने तो चोर को फॉर 4 का। तो याद रखिएगा 4 का यानी भाग 4 का में किस चीज़ का वर्णन है, मूल कर्तव्य का। और मैंने आपको बता ही दिया कि ये लिया गया था रूस के संविधान से और भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 5 की। इसमें वर्णन है संघ का। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद आते हैं 52 से लेकर 151 तक। तो यहाँ पर संघ की बात हो रही है, मतलब यूनियन की बात हो रही है। यूनियन से एक मिलता जुलता शब्द है ओनियन, यूनियन ओनियन। ओनियन मतलब क्या होता है, प्याज। प्याज 5 दोनों आपको शब्द मिल जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भाग 5 में किस चीज़ का वर्णन है, यूनियन का यानी संघ का। एक और तरीका है याद करने का इसका मेरे पास, कि अगर आप 5 को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या होगा, 5। तो 5 को कर लीजिए वाइफ। ठीक है, और फिर शब्द लिखा हुआ है संग। तो आपने देखा होगा जब शादी होती है तो हस्बैंड का नाम लिखा होता है, फिर संग लिखा होता है, फिर वाइफ का नाम लिखा होता है। ठीक है, हस्बैंड का नाम, फिर संग, फिर वाइफ। तो वाइफ फॉर 5 और संग से आपको याद आ जाएगा कि भाग 5 में संघ का वर्णन है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 6 की। इसमें वर्णन है राज्य का और इसमें अनुच्छेद आता है 152 से लेकर 237 तक। तो यहाँ पर राज्य में एक आसानी से शब्द आपको मिल जाएगा राज। ठीक है, राज्य, राज। तो आपको पता है अगर कोई राज की बात हो तो उसको छिपाया जाता है, ना कि दूसरों से शेयर किया जाता है। ठीक है, यानी जो राज की बात होती है उसको छिपा लिया जाता है। तो छिपाने में आपको 6 शब्द मिल जाएंगे, यानी 6। तो याद रखिएगा भाग 6 में किस चीज़ का वर्णन है, राज्य का वर्णन है, यानी स्टेट का वर्णन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 7 की। ये जो भाग 7 है ना, तो इसमें आता था अनुच्छेद 238, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है। तो अगर आपको याद करना है कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, तो यहाँ पर निरस्त में लास्ट में शब्द मिल जाएगा आपको सत। सत फॉर 7, यानी भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया है। ठीक है, यानी इसी के साथ जो अनुच्छेद 238 था वो भी हटा दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 8 की। इसके अंतर्गत वर्णन है संघ और राज्य क्षेत्र का, यानी संघ का भी और राज्य का भी। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि भाग 5 में संघ की बात की गई है और भाग 6 में राज्य की बात की गई है, लेकिन जो भाग 8 है ना, तो इसमें दोनों की बात की गई है, यानी जो संघ है और राज्य है दोनों के क्षेत्र की बात की गई है। और इसमें अनुच्छेद आते हैं 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर संघ और राज्य दोनों के क्षेत्र की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए एक ये गोल गोल जो स्थान बना हुआ है ये संघ का क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो बगल में गोल गोल स्थान बना हुआ है ये मान लीजिए राज्य का क्षेत्र है। ठीक है, एक संघ का क्षेत्र हो गया बड़ा सा, और राज्य की अगर बात करेंगे तो राज्य का भी कोई ना कोई थोड़ा सा क्षेत्र होगा। तो संघ और राज्य के जो क्षेत्र हैं दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, 8 की तरह लग रहे हैं अगर दोनों को मिला दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात हो रही है और इससे पहले अलग अलग भी बात हुई थी, दोनों की बात हो रही है, तो दोनों को मिला दिया तो दोनों देखने में 8 की तरह लग रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भाग 8 है उसमें किसका वर्णन है, संघ और राज्य क्षेत्र का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 9 की। इसमें वर्णन है पंचायतों का और इसमें अनुच्छेद आता है 243 और 243 का से लेकर 243 अणा तक। तो याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर जो पंचायत शब्द लिखा हुआ है अगर इसका संधि विच्छेद करें तो शब्द हमको मिलेगा पंच जोड़ आयत, यानी पंच प्लस आयत। तो पंच यानी 5 और आयत में कितने कोने होते हैं, 4 कोने। ठीक है, तो 5 और 4 मिलके कितना हो गया, 9। तो याद रखिएगा भाग 9 में किस चीज़ का वर्णन है, पंचायत का वर्णन है। और मैं आपको बता दूं कि इसको संविधान संशोधन 73 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किस वर्ष जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 1992-93 में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सभी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है और उस वीडियो में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा व्यू भी हैं। तो वह बताता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 9 का की। इसमें वर्णन है नगर पालिका का और इसमें अनुच्छेद आता है 243 ता से लेकर 243 यच तक। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए नौ का शब्द लिखा हुआ है और एकमात्र ऐसा शब्द है नगर पालिका जिसमें स्टार्टिंग में ना फॉर नौ हो जाएगा और लास्ट में का शब्द लिखा हुआ है, यानी नौ का, नगर पालिका। तो याद रखिएगा नौ का में किस चीज़ का वर्णन है, नगर पालिका का, क्योंकि स्टार्टिंग में ना फॉर नौ लिखा हुआ है और लास्ट में का लिखा हुआ है, यानी नौ का में इस चीज़ का वर्णन है। और मैं आपको बता दूं कि इसको भारतीय संविधान के अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992-93 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 9 खा की। इसमें वर्णन है सहकारी समितियों का और इसमें अनुच्छेद आता है 243 एच से लेकर 243 एन तक। ठीक है, तो यहाँ पर सहकारी को कर लेते हैं सरकारी। आपको पता है जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर आम आदमी उनके पास काम करवाने चाहे तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो नखरे में आपको दो शब्द मिल जाएंगे, ना फॉर नौ और खा, यानी नौखा में किस चीज़ का वर्णन है, सहकारी समितियों का। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि नौखा में सहकारी समितियों का वर्णन है। अब जो अगला पॉइंट है वह है भाग 10। इसमें वर्णन है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का और इसमें अनुच्छेद आते हैं 244 और 244 का। तो याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, और 10 में शब्द लिखा हुआ है दास। आपको ये चीज़ पता है कि जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं वो कैसे होते थे, पहले के टाइम पे कम पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, तो लोग उनको क्या करके रखते थे, दास बना कर रखते थे, मतलब अपने यहाँ काम करवाते थे। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के लोग जो कि कम पढ़े लिखे होते थे तो उनको लोग दास बना के रखते थे, 10 फॉर 10। तो याद रखिएगा भाग 10 में किस चीज़ का वर्णन है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 11 की। इसमें वर्णन है संघ और राज्यों के बीच संबंध का और इसमें अनुच्छेद आता है 245 से लेकर 263 तक। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, किन के बीच, संघ और राज्य के बीच। तो एक संघ हो गया और दूसरा राज्य हो गया, मतलब एक संघ एक तरफ है और एक तरफ राज्य है, तो एक एक के बीच में संबंध हो गया। तो कितना हो गया, एक एक 11। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किस भाग में है, भाग 11 में। दूसरा तरीका भी है कि राज्य और संघों के बीच संबंध की बात हो रही है, तो राज्य अलग है संघ अलग है। ठीक है, तो इनके बीच संबंध कैसा हो सकता है, खून का रिश्ता तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है दोस्ती का रिश्ता हो, मतलब यारा हो, दोनों यार हो एक दूसरे के। तो यार फॉर आपको याद आ जाएगा 11, 11 में यारा शब्द मिल जाएगा। ठीक है, यानी यारा है एक दूसरे के। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 12 की और इसमें वर्णन है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की और इसमें अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 का तक। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो 12 फॉर 12। ठीक है, और यहाँ पर रुपए पैसे की बात हो रही है, मतलब वित्त की बात हो रही है और संपत्ति की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भाग 12 में किस चीज़ का वर्णन है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाग 13 की और इसमें वर्णन है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की। कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि भारत के अंदर बिजनेस की बात हो रही है, यानी व्यापार की बात हो रही है। और जो बिजनेस है उसका जो बी शब्द है पहला, वो कैसा दिखता है, एक और 3 से मिलकर बना हुआ दिखता है। ठीक है, बिजनेस का बी शब्द 1 और 3 से मिलकर बना हुआ दिख रहा है, तो 1 और 3 यानी 13 और बी फॉर बिजनेस। तो याद रखिएगा भाग 13 में किस चीज़ का वर्णन है, बिजनेस का, यानी ऐसा कह सकते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन है। ठीक है, तो और इसमें जो अनुच्छेद की अगर बात करें कहाँ से कहाँ तक आता है, तो वो आता है 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 14 की। इसमें वर्णन है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की और इसमें जो अनुच्छेद आता है वो आता है 308 से लेकर 323 तक। तो यहाँ पर सेवा की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, सेवा की, यानी संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उन सभी की बात हो रही है। तो सेवा से मुझे याद जो आता है वो ये है कि सेवा सबसे ज़्यादा कौन करता है, चेला करता है।
यानी गुरु की सेवा कौन करता है? चेला करता है। और चेला हमेशा कहाँ पर बैठा रहता है? गुरु के चरणों में बैठा रहता है, यानी फुट में बैठा रहता है। तो फुट फॉर 14। तो याद रखिएगा कि जो 14 है यानी भाग 14 है, उसके अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है? सेवा का वर्णन, यानी संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 14 का की। इसमें वर्णन है अधिकरण का, यानी प्रशासनिक अधिकरण की बात हो रही है। और इसमें अनुच्छेद आते हैं 323 का से लेकर 323 खा तक। ठीक है, अधिकरण मतलब क्या होता है? अधिकरण मतलब ऐसा समझिए कि ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी जो जल्दी जल्दी सुनवाई करे, वो भी ऐसे कोर्ट प्रशासन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें प्रशासनिक कोर्ट की बात हो रही है, यानी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि प्रशासन में कोई भी विवाद हो गया। ठीक है, विवाद हो गया मतलब फाइट हो गई, तो उस फाइट को निपटाने के लिए इस अधिकरण के लाया गया है। ठीक है, तो फाइट को निपटाने के लिए, तो फाइट फॉर 14, फाइट 14 और का फॉर 14 का। तो याद रखिएगा 14 का में किस चीज़ का वर्णन है? अधिकरण का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 15 की। इसमें वर्णन है निर्वाचन का, और इसमें अनुच्छेद आता है 324 से लेकर 339 तक। ठीक है, याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि निर्वाचन में नीर शब्द लिखा हुआ है। नीर किसका पर्यायवाची है? पानी का। ठीक है, तो पानी फॉर पानी दरा यानी 15। तो याद रखिएगा भाग 15 में किस चीज़ का वर्णन है? निर्वाचन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 16 की। इसमें वर्णन है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। विशेष उपबंध वो भी कुछ वर्गों के लिए, यानी ऐसा कह सकते हैं कि कुछ वर्गों को गोल्ड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। विशेष उपबंध है तो जाहिर सी बात है गोल्ड अपॉर्चुनिटी है कुछ वर्गों के लिए। गोल्ड मतलब सोना होता है, सोना से आपको 16 याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा भाग 16 के अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का। और इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? तो आते हैं 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाग 17 की। इसमें वर्णन है राजभाषा का, और इसमें अनुच्छेद आता है 343 से लेकर 351 तक। तो यहाँ पर देखिए राजभाषा में राज शब्द लिखा हुआ है, और राज किसका होता है? राजा का होता है। और आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के टाइम पे हमेशा युद्ध होता रहता है। किस चीज़ के लिए युद्ध होता था? वो होता था एक दूसरे के राज को छीनने के लिए। यानी ऐसा कह सकते हैं कि सभी राजा का एक न एक शत्रु जरूर होता है, यानी राजा का शत्रु होता है। तो शत्रु फॉर 17 और राजा फॉर राजभाषा। तो याद रखिएगा भाग 17 में किस चीज़ का वर्णन है? राजभाषा का है। क्यों? क्योंकि राजा का एक न एक शत्रु जरूर होता है, तो शत्रु फॉर 17। अब बात कर लेते हैं भाग 18 की। इसमें वर्णन है आपात उपबंध का, और इसमें अनुच्छेद आता है 352 से लेकर 360 तक। तो आपातकाल की बात हो रही है, और आपको पता है कि जो आपात उपबंध है ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बोला कि जो आपातकाल है या फिर आपात उपबंध है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो A3 फॉर 18, ये 18 मतलब 18। तो याद रखिएगा भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। ठीक है, आसानी से याद हो गया ना आपको, क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 फॉर 18। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 19 की। इसमें वर्णन है प्रकीर्ण का, और इसमें अनुच्छेद आता है 361 से लेकर 367 तक। तो प्रकीर्ण को कर लेते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन समझते हैं ना आप, कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन शब्द आपने देखा होगा, साइंस में सुना होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी फैलाव होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन की अगर बात करें तो ज़्यादातर चेक करेंगे कब? नाइट में करेंगे। तो नाइट फॉर 19। तो याद रखिएगा 19 यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है? प्रकीर्ण का वर्णन है। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है भाग 20। इसमें वर्णन है संविधान संशोधन का, और इसमें एकमात्र अनुच्छेद आता है 368। तो 20 को कर लेते हैं फीस। 20 फीस, और फीस के रूप में क्या दिया जाता है? धन। तो धन फॉर संशोधन यानी संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा भाग 20 में किस चीज़ का वर्णन है? संविधान संशोधन का। और अनुच्छेद वाली वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था कि 368 में शब्द लिखा हुआ है टीन और छांट, यानी टीन में छांट के रखते हैं। जो कागज़ जरूरी है और जो जरूरी नहीं है उनको फेंक देते हैं, यानी संशोधित कर देते हैं। मान लीजिए पुराने कागज़ हैं, अब काम के नहीं है तो उनको फेंक दिए, जो जरूरी है उनको टीन में छांट के रख दिए। तो टीन छांट फॉर 368। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद वाली वीडियो में अनुच्छेद को भी याद किया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अनुच्छेद वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप अनुच्छेद वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। लिंक कहाँ मिलेगी आपको? तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं भाग 21 की। इसमें वर्णन है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का, और इसमें अनुच्छेद आता है 369 से लेकर 392 तक। ठीक है, तो संक्रमणकालीन को कर लेते हैं संकटकालीन, या फिर संक्रमण से याद रखिए कि जो कोरोना के इस टाइम पे संक्रमण चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, या तो संकट में या फिर संक्रमण की स्थिति में एक ईश है उनसे ही प्रार्थना करते हैं। मतलब एक ईश यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको संकट से बचा लें। तो एक ईश फॉर 21। तो याद रखिएगा भाग 21 में किस चीज़ का वर्णन है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, वह है भाग 22। इसमें वर्णन है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण की, और इसमें अनुच्छेद आता है 392 से लेकर 395 तक। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर हिंदी की बात हो रही है, साथ ही पाठ और निरीक्षण शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हिंदी है वो एक भाषा है, हिंदी बोलने के लिए वॉइस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर यहाँ पर पाठ शब्द लिखा हुआ है। पाठ मतलब समझ रहे ना, किसी भी लेसन को पढ़ना। ठीक है, तो पाठ करेंगे किसी भी चीज़ का तो वॉइस से ही करेंगे, तो वॉइस से आपको 22 याद आ जाएगा। तो आप ऐसे इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारतीय संविधान के सभी भाग को ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद किया। आपको वीडियो कैसी लगी ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ MCQ टेस्ट में मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप उनके उत्तर भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं आपको फिलहाल एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि सभी भाग के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं उनको कैसे याद करना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। अगर आपको अनुच्छेद याद होंगे तो आप ऐसे ही पता कर लोगे कि किस भाग के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। जैसे कि मैंने आपको अनुच्छेद 5 में याद करवाया था नागरिकता। मैंने आपको बताया था कि नागरिकता से याद आता है एक शब्द नाग पंचमी, तो पंचमी से 5 और नाग फॉर नागरिकता। तो जैसे ही अनुच्छेद 5 स्टार्ट हुआ उसमें नागरिकता शब्द लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि यहाँ से नागरिकता वाला भाग स्टार्ट हो गया। तो ज़रूरी है आपको कि आप अनुच्छेद वाला वीडियो देखें, अनुच्छेद याद करें, जिससे कि आपको ये चीज़ें भी याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो निर्वाचन है वह भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 2, आपात उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। और इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो पंचायत है उसको भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नगर पालिका भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत वर्णित है। तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।